डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, ये सभी क्लासेस के लिए, चाहे वो बीए के हों, चाहे एमए को हों, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हों, सभी लोगों के लिए है। आज मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इसका पहला पार्ट है, फ्रॉम रेनेसां टू 17th सेंचुरी। हम इसमें 4 टॉपिक पे बात करेंगे, फ्रॉम रेनेसां टू 17th सेंचुरी। आज ये जो टॉपिक है ये यहीं तक है। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या है। द पीरियड फ्रॉम द रेनेसां 18th एंड 16th सेंचुरी को कहा जाता है टू द 17th सेंचुरी मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये क्या कह रहा है कि जो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो ये 16वीं और 17वीं शताब्दी जो है, 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, ये एक समय अंग्रेजी साहित्य के विकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत प्रभावशाली फेज है, बहुत प्रभावशाली क्षेत्र आता है और या समय आता है in the history of English literature. This age brought a revolution in human thinking, artistic expression, religion, science and literary creativity. इसने क्या किया था कि ये जो एज थी, अर्थात 14 टू 16 सेंचुरी थी, इसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और इस पुनर्जागरण काल में आदमी की जो ये था, रिवोल्यूशन आ गया था इन ह्यूमन थिंकिंग। आदमी के विचारों में, आदमी के सोच में एक रिवोल्यूशन आ गया था, एक क्रांति आ गई थी। और वो क्रांति किन किन चीज़ों में थी? आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में थी, यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा था उसमें थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थी रिलीजन थी। रिलीजन में भी रिलीजन एक अलग तरीके से लोग सोचना शुरू कर दिए थे कि रिलीजन क्या होता है, और रिलीजन की व्याख्या अलग तरीके से की जाने लगी थी। तीसरी थी साइंस था। साइंस का उदय हो चुका था और साइंस के बारे में लोग परिचित हो रहे थे और साइंस की नई नई चीज़ें ईजाद हो रही थी, विकसित हो रही थी। एंड लिटरेरी क्रिएटिविटी, और लिटरेचर में भी एक बहुत ज़बरदस्त विकास हो रहा था, नई नई चीज़ें आ रही थी। द शिफ्ट फ्रॉम द मिडिवल वर्ल्ड व्यूज टू द मॉडर्न ह्यूमनिज्म ट्रांसफॉर्म्ड। और ये जो था द शिफ्ट फ्रॉम द मिडिवल वर्ल्ड व्यूज, जो मिडिवल वर्ल्ड व्यू था, उसके जो थॉट्स थे वो शिफ्ट हो रहे थे। किधर शिफ्ट हो रहे थे? जो है शिफ्ट हो रहे थे किस तरफ? मिडिवल वर्ल्ड व्यू टू द मॉडर्न ह्यूमनिज्म ट्रांसफॉर्म्ड। और मनुष्य जो था एक आधुनिक रूप ले रहा था। उनका जो पहले के जो थॉट्स थे, जो पहले के विचार थे, उस विचार की अपेक्षा एक नए विचार आ रहे थे, नए थॉट्स आ रहे थे, नया जागरण आ रहा था। अगर हम इसमें बात करते हैं, लिटरेचर इंटायरली गिविंग राइज टू द ग्रेट राइटर्स, और इस चीज़ ने, लिटरेचर ने क्या किया? इंटायरली गिविंग राइज टू द ग्रेट राइटर्स, और ग्रेट राइटर्स को इसने दिया, जिसमें जैसे हैं चासर है, और इसमें अगर हम सिडनी है, स्पेंसर है, मार्लोव है, शेक्सपियर है, एंड लेटर फिर बाद में भी कुछ आते हैं जिसमें डन है और जॉन डन है और मिल्टन है, और फिर उसके बाद ड्राइडन है। इसके इम्पोर्टेंट ये राइटर्स थे जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को लोगों के सामने ला करके प्रस्तुत किए थे। अगर हम बात करते हैं कि रेनेसां क्या है, रेनेसां की मीनिंग क्या है, ये ओरिजिन क्या होता है, इसके फीचर क्या हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हिंदी भी देख लीजिए। पुनर्जागरण, अर्थ, उत्पत्ति और प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या थी। द वर्ड रेनेसां मीन्स रीबर्थ। अभी मैंने पुनर्जागरण बता दिया था कि इसका अर्थ होता है रीबर्थ, अर्थात जो है पुनर्जन्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पुनर्जन्म का अर्थ क्या होता है, इस पर मैटर क्या आता है। आप ये जानते हैं कि पुनर्जन्म क्या होता है, इसका मैटर क्या है। तो इट रिफर्स टू द रिवाइवल ऑफ द इंटरेस्ट इन द क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। ये जो था, इसने क्या किया था? ये एक रिवाइवल था, एक जो था एक नई चीज लाई गई थी, एक रिवाइवल था, एक उत्थान था, किसमें? ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल ग्रीक। ये एक क्लासिकल जो ग्रीक था, पुराना ग्रीक लिटरेचर था, उसमें एंड रोमन लर्निंग
पर ये जा रहा था, एज वेल एज द रिन्यूड द फोकस ऑन ह्यूमन इंटेलेक्ट, और ये एक नयापन ला रहा था किस चीज पर, उसके साथ ही इंसान की जो है मनुष्य की के विचारों को, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को और सेक्युलर नॉलेज को जो है ये क्या कर रहा था, विकास दे रहा था। मनुष्य के पुनरुत्थान के बारे में ये विकास कर रहा था, मनुष्य के मस्तिष्क का पुनरुत्थान कर रहा था। इसमें बहुत सी चीजें आई थी, एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, और इसकी जो कलात्मकता, सुंदरता था, वो भी, उसका भी विकास हो रहा था। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से की फीचर्स थे, तो बहुत से इंपॉर्टेंट इसकी की फीचर्स थे। सबसे पहले आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म की होते हैं का मतलब होता है मानवतावाद। इसमें मानवतावाद की एक बात आई थी, इम्फेसिस ऑन द ह्यूमन पोटेंशियल एंड डिग्निटी। इसने कहा था मनुष्य की क्षमता पर विश्वास हो गया था कि व्हाट मैन कैन डू, ऑल थिंग्स वेयर डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द मैन। इंसान की क्षमता पर यह डिपेंड था, मानवतावाद था कि किस तरीके से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट बात आती है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ये जो था एक क्लासिकल लर्निंग का एक पुनर्जागरण था। आप लोगों ने जो है जो वो क्लासिकल लिटरेचर था, क्लासिकल एजुकेशन थी, उसका भी पुनर्जागरण हो गया था। नेक्स्ट चीज आती है इसमें स्टडी ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, सिसैरियो एटसेट्रा। इनको लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, चाहे प्लेटो हो चाहे अरिस्टो हो, आदि का अध्ययन शुरू कर दिया गया था। इसमें आते हैं साइंटिफिक स्पिरिट। इसमें जो आती है इंक्वायरी, रीजन, ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक स्पिरिट भी मनुष्य के अंदर आ गई थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया था, वैज्ञानिक विचारधारा आ गई थी, और उसके अंदर लोग इंक्वायरी करने लगे थे, कारण जानना चाहते थे और उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे कि व्हाट इज दिस एंड व्हाई दिस हैपेंड। तो ये सारे क्वेश्चन क्रिएट हो गए थे क्योंकि लोगों के अंदर एक नए थॉट्स, नए विचार आ चुके थे। स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसमें जो चौथा बहुत महत्वपूर्ण था कि एक्सप्लोरेशन, खोज था। और क्या था, अन्वेषण, खोज और अन्वेषण इसमें आया था कि किस तरीके से आदमी ने नई नई चीजों की इजाद, खोज शुरू कर दिया था, नए थॉट्स आने लगे थे, नए विचार आने लगे थे और नई चीजों की लोग तलाश शुरू कर दिए थे। तो इसमें सबसे पहले आया था कि इसमें डिस्कवरी ऑफ द सी रूट्स, न्यू लैंड्स। अब क्या हुआ था कि इसी 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बहुत से लोगों ने समुद्री रास्तों का तलाश किया था, और उन लोगों ने एक दूसरे ने नए, जो ये लोग जो समुद्री यात्रा करने वाले लोग थे, इन लोगों ने नए नए लैंड्स को तलाश किया था, ढूंढा था, और वहाँ पे जा करके अपने जो कुछ रिसर्चेस की थी कि वहाँ के कैसे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें भी थी। अब देखिए, मैं एक फ्लो में वर्ड बोल गया कि वहाँ के कैसे लोग हैं। देखिए, बेसिकली ये 16th सेंचुरी से पहले नियरली सभी जो कॉन्टिनेंट हैं उन सभी पर आदमी हुआ करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब लोगों के अंदर नई एजुकेशन आई तो उस एजुकेशन को लेकर के वो दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाते हैं और दूसरे महाद्वीप पर जाते हैं, द्वीपों पे जाते हैं, और जो है वहाँ पर जा कर के अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं, शिक्षा का उद्गार करते हैं और शिक्षा लोगों को देते हैं, जिससे वहां पे एक नई चेतना का उदय होता है। तो ये चीज है। देखिए, अब जो आती है रिफॉर्मेशन इन रिलीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी रिफॉर्मेशन, धार्मिक सुधार जिसे कहा जाता है, जो है उस वक्त रिफॉर्मेशन, जो अगर आप बात करेंगे तो रिफॉर्मेशन में 2-3 चीजें आई थी। मार्टिन लूथर का जन्म होता है, और उसने, मार्टिन लूथर ने कुछ नए थॉट्स दिए थे धर्म के बारे में, जिसपे ये आती है कि अगर आप इसका हिंदी देखेंगे, क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। उस समय चर्च बहुत पावरफुल हुआ करते थे, उसकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन हो गया था। मार्टिन लूथर ने उनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर दिया था, उनकी अथॉरिटी को बता दिया था कि इनकी अथॉरिटी नॉट, जैसा वो एग्जिस्ट थी उस समय, जैसा वजूद में थी वैसी नहीं है। मार्टिन लूथर ने यही कह दिया था। तो यही था, क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च था। राइज ऑफ नेशनल लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश एज अ पावरफुल लिटरेरी लैंग्वेज, और इंग्लिश को एक जो है पावरफुल लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में इसे जो विकसित किया गया था, ये आगे बढ़ रही थी। अगर हम
आगे बढ़ते हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा एंड पोएट्री, ये जो क्षेत्र था इसमें नाटक और कविता का इसे स्वर्णकाल कहा जाता है, बहुत तेजी से इसका उदय हुआ था। ये कहता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा एंड पोएट्री, इसे जो है कहा जाता है नाटक और कविता का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे आते हैं, अगर इसमें हम मेजर लिटरेरी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं ड्यूरिंग द रेनेसा, तो रेनेसा लिटरेचर की बात करते हैं अगर हम कि इस समय में कौन कौन से जो मेजर लिटरेरी डेवलपमेंट्स क्या हुए थे रेनेसा के समय में, तो इसमें कई चीज़ें आती हैं। रेनेसा लिटरेचर की बात हम करते हैं तो इसमें आते हैं एलिजाबेथन पोएट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी कि इसमें एलिजाबेथन पोएट्री का उदय हुआ था। फिर उसके बाद इसमें दूसरी चीज आती है एलिजाबेथन पोएट्री में, जिसमें स्पेंसर था जिसमें स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखा था, सोनेट बाय द सिडनी लिखा था एंड शेक्सपियर, इन लोगों ने सोनेट लिखना शुरू किया था। एलिजाबेथन ड्रामा का भी उदय उसी में होता है जिसमें मार्लोस ट्रेजेडीज आती हैं, शेक्सपियर्स कॉमेडीज आती हैं, ट्रेजेडीज एंड हिस्टोरीज आती हैं। शेक्सपियर ने कई हिस्टोरिकल ड्रामा लिखा, कई ट्रेजेडीज लिखी और कई कॉमेडीज लिखी। उसमें इन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आता है ये आती है क्रिस्टोफर मार्लोव की आती है। क्रिस्टोफर मार्लोव ने भी कई प्लेज लिखे थे जो आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि शेक्सपियर, अगर ये मार्लोव न होता, शेक्सपियर न होता, ये एक बहुत बड़ी बात है इसमें। आगे आते हैं प्रोज डेवलपमेंट। इसी समय में एस्से ऑफ द फ्रांसिस बेकन, अटोपिया ऑफ थॉमस मोर, ये सारे लोग एस्सेइस्ट भी पैदा हुए थे। अटोपिया ऑफ थॉमस मोर, इन लोगों ने एस्से को भी बढ़ावा दिया था, एस्सेज भी लिखा जाने लगा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि एस्से का उदय हो गया था। और दूसरी नेक्स्ट चीज आती है अगला कि आर्ट ऑफ रिहोस्ट्रिक एंड लिंग्विस्टिक रिफाइनमेंट, रिहोस्ट्रिक और शैली और भाषा का जो उदय हो गया था, जो बहुत सी चीज़ें इसमें आ गई थी कि भाषा शैली चेंज हो गई थी, भाषा का डेवलपमेंट हो चुका था और डेवलपमेंट हो भी रहा था, हो नहीं चुका था बल्कि हो रहा था। इस समय में भाषा को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिया जा रहा था और इसमें बहुत सी चीज़ें आ गई थी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स है। वैसे एक मैं मूड बनाया था, एक छोटी सी वीडियो मेरी लिंग्विस्टिक पे है, शॉर्ट वीडियो है, अगर आप लोग देखिएगा, अगर उस पर कमेंट कीजिएगा तो मेरे पास लॉन्ग एक स्क्रिप्ट भी है, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को दे दूंगा लिंग्विस्टिक का। ये पूरा मैंने पूरे डिटेल लिख दिया कि लिंग्विस्टिक में क्या आता है, लिटरेचर में लिंग्विस्टिक ने किस तरीके से जोर डाला था। आप अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर आपको वीडियो दूंगा। द 17th सेंचुरी ट्रांजिशन एंड टर्मोइल, यह आता है 17वीं शताब्दी का, जो 17वीं शताब्दी जो थी ये किस तरीके से डेवलप होती है, 17वीं शताब्दी का इंग्लैंड में किस तरीके से सामाजिक उथल पुथल हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी का साहित्य जो आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए 17th सेंचुरी विटनेस टर्बुलेंस ड्यू टू द सिविल वार। इसने किन चीज़ों को देखा था, ये उथल पुथल हुई थी, एक बहुत ज़बरदस्त इसमें जो है 17th सेंचुरी में कुछ उथल पुथल हुआ था और उसका जो है क्या वजह था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था 1642 में सिविल वार हुई थी इंग्लैंड में। ये एक बात है कि इंग्लैंड में ये सिविल वार हुई थी। दूसरी चीज़ आती है प्यूरिटनिज्म। उस समय जो है प्यूरिटनवाद का जो है ये हुआ था, प्यूरिटन जिन्होंने कहा था, एक अलग थॉट्स आए थे क्रिश्चियनिटी पे, प्यूरिटन, तो ये उसी समय इसका उदय हुआ था। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट था ये था रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, इसमें 1660 में आया था, जो राजशाही का पुनरुत्थान हुआ था 1660 ईस्वी में। आप जो है जानते हैं कि जब ये गृह युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद जो है 1660 में फिर जो है पुनरुत्थान होता है और वहाँ पर आकर के फिर एक नया राजा बनता है और फिर उसके बाद वहाँ से फिर लिटरेचर को डेवलपमेंट मिलता है। राइज ऑफ साइंटिफिक थॉट्स, न्यूटन बैकोनियन मेथड से इसमें हुए थे, न्यूटन का मेथड आया था, बैकोनियन मेथड से इसमें आए थे। राइज ऑफ द साइंटिफिक थॉट्स में ये आए थे कि विज्ञान और तर्कवाद का उभार हुआ था या डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दिस लेड टू द लिटरेचर ऑफ डीप फिलॉसफी, और ये जो था ये क्या करता है कि लिटरेचर को एक गहराई में लेके चला जाता है, गहरे जो है थॉट्स पे लेके चला जाता है और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इसी पे पैदा हो जाता है कि धर्म के प्रति लोगों के अंदर थोड़ा सा एक
जो है ये जो पहले वाली आस्था थी धर्म में, अब वो आस्था नहीं बची थी, तो उसी को इसने कॉन्फ्लिक्ट की तरह इसमें शो कर दिया है, एंड द रैशनलिज्म, और उसी में जो फिर उसके बाद रैशनलिज्म की बात आ जाती है। आगे देखिए मेजर मूवमेंट की बात अगर करते हैं तो राइटर्स ऑफ द 17th सेंचुरी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मेजर मूवमेंट्स कौन कौन थे और उसके राइटर्स ऑफ द 17th सेंचुरी कौन कौन थे। तो मेटाफिजिकल पोएट्री, इसी समय मेटाफिजिकल पोएट्री आई थी। आप लोग को मैं इस पर एक टॉपिक दे दूंगा आगे कुछ दिनों में। अभी इस पे मैंने कल इस पे थोड़ा सा काम शुरू किया है, तो इस पे काम शुरू किया है, मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है, इस पे किस तरीके से काम हुआ था। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री का उदय हुआ था इस समय में। इसके जो मेन पोएट थे उसमें जॉन डन था, जो इसका लीडर का था, हर्बर्ट था, मार्वेल थे। और फीचर्स थी कॉम्प्लेक्स इमेजरी थी, फिलोसफिकल थीम्स थी, विट थी। इसमें कई चीजें थी। एक तो नंबर एक कॉम्प्लेक्स इमेजरी थी, जो बहुत ही जो जटिल इमेजिन किया गया था, और इसमें तर्क कला की बात आई थी। और दूसरी जो आई थी फिलोसफिकल थीम्स आई थी, और तीसरी जो चीज आई थी वो फिलोसफिकल थीम्स है, यानी कि दार्शनिक विषय पर बात किया जाने लगा था, दर्शन पर विचार किया जाने लगा था, लोग दार्शनिक होते जा रहे थे। और दूसरी चीजें थी ये तर्क पर भी बात करने लगा था। नेक्स्ट बात आती है कैवलियर पोएट्स। इस समय कैवलियर पोएट्स का उदय होता है, और वो लोग इसमें जिसमें इंपॉर्टेंट लोग थे, हैरिक थे, लवलेक थे और सेक्लिन थे। ये जो इनके फीचर्स की अगर बात करते हैं कि इन लोगों की क्या विशेषताएं थी, एलिगेंस थे। ये इसमें क्या किया था कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई थी, और जो है दूसरी बात की गई थी लव की बात की गई थी, प्लीजर की बात की गई थी, लॉयल्टी टू द किंग, और राजा के प्रति जो है लॉयल्टी दिखाई जा रही थी, वफादारी की बात आई थी। अगर हम इसमें दूसरे राइटर की बात करते हैं तो इसमें जॉन मिल्टन आते हैं। द प्यूरिटन वॉइस इन्होंने क्या था, प्यूरिटन युग की शुरुआत की थी, और प्यूरिटन वॉइस कहा जाता है इसको। इस समय प्यूरिटन आवाज उठाई गई थी। तो ये कह रहे हैं इसमें पैराडाइज लॉस्ट है, एरियो पैगी क्या है, ये दो इनके जो इंपॉर्टेंट कृति है ये उस समय लिखी गई थी इसी एज में। अब होता क्या है, ही रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द डिवाइन अथॉरिटी। इसमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत के जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी और ईश्वरीय सत्ता के बीच संघर्ष दिखाया गया है। किसमें, पैराडाइज लॉस्ट और एरियोगैटिएशन में। ये जो एरोपैजी टीका में ये दिखाया गया है। किस किस चीज को दिखाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज थी ही रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगतवाद जो था अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हुई थी, और क्या था, ईश्वरीय और इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिवाइन अथॉरिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था, अर्थात ईश्वरीय संघर्ष के दिखाया गया था। मनुष्य और इंसान के बीच जो ईश्वरीय शक्तियां थीं उनके बीच एक संघर्ष दिखाया गया है इसमें, कि किस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अगर हम रेस्टोरेशन लिटरेचर की बात करते हैं आफ्टर 1660 की, तो ड्राइडन ड्रामा पोएट्री क्रिटिसिज्म इसमें आता है, राइज ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर आता है, हीरोइक ड्रामा आता है, एंड मॉडर्न प्रोज स्टाइल आता है। थोड़ा सा इसके की डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। इसमें रेनेसा था और 17th सेंचुरी थी। चूंकि आपने इसको देखा रेनेसा टू 17th सेंचुरी, तो ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमनिज्म था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई थी वो ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमनिज्म था। आशावाद, जो आशावादी मानव और मानवतावादी था, यानी आप ह्यूमनिज्म जो था आशावादी था। कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, रिलीजियस कंसर्न, इसमें कई चीजें आई थी, संघर्ष था, तनाव था, और धार्मिक जो है द्वंद्व भी इसमें चल रहा था। नेक्स्ट आता फ्लोरिशिंग ड्रामा आया था। ये फ्लोरिशिंग ड्रामा जो था
इसे कहा जाता है कि इसी समय में ड्रामा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। इसमें ये था डिक्लाइन, और फिर उसके बाद जब 17वीं सेंचुरी आती है तो उसी में डिक्लाइन ऑफ ड्रामा हो जाता है। प्यूरिटन क्लोजर्स आ जाता है 1642 में, क्योंकि उस वक्त जो है वहाँ पे सिविल वार हो गई थी, और सिविल वार के बाद जो है ये थिएटर्स जो थे बंद कर दिए गए थे। क्लासिकल रिवाइवल जो था राइज ऑफ द, और इसमें एक क्लासिकल रिवाइवल आया था, उसके बाद जो रेनेसा में फिर राइज ऑफ द साइंस एंड रैशनल थॉट्स आ गया था। इसमें जो विज्ञान और तर्कवाद का जो उदय हो चुका था। फिर उसके बाद इसके अगर हम बात करते हैं शेक्सपियर और स्पेंसर, डन, मिल्टन, ड्राइडन। अगर रेनेसा की बात करते हैं तो शेक्सपियर और स्पेंसर थे। अगर हम 17वीं सेंचुरी की बात करते हैं, डन, मिल्टन और ड्राइडन आए थे। तो ये इतने लोग थे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि मैं इसमें किन लोगों का वर्णन कर रहा हूं। इसमें रेनेसा से लेकर के 17वीं सेंचुरी तक की बात कर रहा हूं, अर्थात रेनेसा से लेकर के 17वीं शताब्दी तक की बात कर रहा हूं। 17वीं शताब्दी में विशेषकर जो है 1660 के बाद तक की भी इसमें चर्चा हुई है कि 1660 के लोगों ने किस तरीके से जो है इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करने में अपना योगदान दिया था। आइए आगे बात कर लेते हैं ज़रा सा इसकी कि जो है एंड में बात कर लेते हैं। द पीरियड फ्रॉम द रेनेसा टू द 17वीं सेंचुरी लेड द फंक्शनल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। ये जो था 17वीं शताब्दी रेनेसा और 17वीं रेनेसा से लेकर के 17वीं शताब्दी तक अगर हम बात करते हैं तो इसने फाउंडेशन, आधारशिला रखी थी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। इसने मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की एक आधारशिला रखी थी। इट मार्क्स द जर्नी फ्रॉम द ह्यूमनिस्टिक जॉय। इसने जो है ह्यूमनिस्टिक जॉय को जो है इसने बनाया था, अर्थात इसने ह्यूमनिस्टिक जॉय को इम्प्रूव किया था कि ह्यूमनिस्टिक जॉय क्या है, किस तरीके से ह्यूमनिज्म आनंद लेता है, कैसे मानवतावादी उत्साह बढ़ता है, कैसे जो है मानव उत्साही हो चुका था इस समय में, इस बात की वो बात करता है। इट मार्क्स द जर्नी ऑफ ह्यूमनिज्म जॉय रेनेसा टू फिलोसफिकल डेप्थ। और इसमें केवल ये नहीं था बल्कि इसमें जो एक दार्शनिक गहराई भी थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही ओझे तरीके से सॉरी, इसमें फिलोसफिकल डेप्थ भी थी एंड रैशनलिज्म भी था, जो दार्शनिक गहराई थी, और इसमें तर्कवाद भी था। बात आती है 17वीं सेंचुरी तक। विदाउट दिस एरा, बिना इस समय के इंग्लिश लिटरेचर वुड नॉट हैव अचीव्ड इट्स रिचनेस, डाइवर्सिटी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अगर हम इस समय को निकाल देते हैं तो हमको ये पता लगता है कि इसका कोई इंग्लिश लिटरेचर का कोई प्रभावशाली युग नहीं शुरू होता है। इसी युग ने इंग्लिश लिटरेचर को एक प्रभावशाली लिटरेचर के रूप में डेवलप किया था। अगर हम इनकी बात करते हैं कि इतना ये समृद्ध था कि इसी ने और आगे आने वाले लिटरेचर को समृद्ध कर दिया था, और अर्थात रिच कर दिया था। इसको थोड़ा सा मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। जैसा अगर आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा हिंदी भी आप सीख सकते हैं और हिंदी से भी सहयोग ले सकते हैं। ये हिंदी थे, हिंदी से भी आप सहयोग ही लीजिएगा, इसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड मत होइएगा। सारी चीज़ों को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। अब फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। द यूनिट है फ्रॉम रेनेसा टू द 17वीं सेंचुरी। इसमें सबसे पहला है डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर। कहता है कि सबसे पहले डिस्कस कीजिए कि द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसा, रेनेसा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का वर्णन कीजिए और इस पर जो है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और पूरी चीज, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी रेनेसा से रिलेटेड। इसको मैंने क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं रखा है, 60 ही क्वेश्चन रखा, लेकिन 60 में मैंने सारी चीजों को ऐड कर दिया है। अगर इसका हिंदी अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने हिंदी में भी दे दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, लेकिन हिंदी वही है, ट्रांसलेटेड हिंदी है बाय गूगल। नेक्स्ट है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द एलिजाबेथन ड्रामा एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एलिजाबेथन ड्रामा और इसके महत्व पर आपको एक नोट लिखने के लिए दिया जाएगा। ये देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन है और ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, इसको आराम से पढ़िएगा। इसकी भी हिंदी मैंने लिखा है, लेकिन हिंदी वही है कि गूगल से ट्रांसलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मेन फीचर
ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री एंड रेफरेंस टू द जॉन डन। कहता है कि मेटाफिजिकल पोएट्री का के फीचर्स को बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, और विद द रेफरेंस टू द जॉन डन के रेफरेंस से इसको बताना है, अर्थात किसी और पोएट को नहीं लेना है कि मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए, जॉन डन के रेफरेंस में बताना है। इसको भी मैंने हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में ये शार्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा नहीं है। फिर उसके बाद इसकी हिंदी भी है। और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ द 17th सेंचुरी एंड इट्स इंपैक्ट्स ऑन लिटरेचर। 17वीं शताब्दी के जो बैकग्राउंड है पॉलिटिकल और रिलीजियस, उस पर आपको वर्णन करना है और उसका इंग्लिश लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको आपको बताना है। इसको भी मैंने 2-3 पैराग्राफ में इसमें बांट दिया है कि किस तरीके से ये करना है। सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने इसको इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर उसके बाद जॉन मिल्टन, और फिर उसके बाद छोटे से 2 लाइन में मैंने इसका एक रिसोल्यूशन दे दिया है कि ये क्या चीज था, किस तरीके से ये चलता है। इसकी हिंदी भी आप देख लीजिए, बहुत शार्ट तरीके से हिंदी भी है, क्योंकि हिंदी को मैंने वही गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के कंट्रीब्यूशन का वर्णन करने के लिए कह रहा है, मूल्यांकन करने को कह रहा है, वर्णन नहीं मूल्यांकन करने को कह रहा है, टू 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में के परिदृश्य में, बैकग्राउंड में आप जो है जॉन मिल्टन का जो है इवैल्यूएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिया है, इससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आप एक दूसरे की चीजों को जोड़ करके एक बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, आंसर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में डेवलप होते हैं और आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ना चाहते हैं तो आगे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, और उस वीडियो का, अगले वीडियो का जो है इसमें जो टॉपिक होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जिस टॉपिक को आप अध्ययन करेंगे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और उस टॉपिक के लिए आप तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में हम उसी पे बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो जो है रोमांटिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और उस वीडियो के साथ मिलते हैं हम। थैंक यू।